वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसके पहले दो मुकाबले खेले गए किंगस्टन जमैका के मैदान पर, जहां पर आंद्रे रसल भी प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़े थे आपको, जो फिलहाल अब इस तीसरे टी20 मैच से अवेलेबल आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। उनकी जहां पर कौन रिप्लेसमेंट आया है वो तो आपको मैं बताऊंगा इस स्क्वाड के अंदर, लेकिन उनकी जहां पर एक्चुअली प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा और उसका रोल क्या होने वाला है, वो क्यों सबसे बेहतरीन कप्तान है, बस कप्तान का ऑप्शन भी बन सकता है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता ही होगा कि इस 5 टी20 मैच की सीरीज में जहां पर 2 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, दोनों ही मैचेस को ऑस्ट्रेलियन टीम ने और खास करके पिछले वाले मैच को तो वन साइडेड जीत करके दिखा दिया कि टीम कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। और फिलहाल ये तीसरा टी20 मैच जो खेला जाएगा वार्नर पार्क सेंट किट्स बसेटियर के मैदान पर, वहां पर डेट अगर हम बात करें तो भारत के समय के हिसाब से तो 26 जुलाई होगा, सुबह 4:30 बजे मैच खेला जाएगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से डेट होगा 25 जुलाई, एक दिन पहले, यानी कि 9.5 घंटे पहले वहां पर मैच होगा। यहाँ की लोकल टाइम के और वहां के लोकल टाइम में 9.5 घंटे का डिफरेंस होता है, तो वहां पर यह मैच होगा 25 जुलाई को रात को 7 बजे से। तो एक रात वाला टी20 मैच जो कि तीसरे टी20 मैच के रूप में खेला जाएगा इस सीरीज का, जहां पर खेले गए आखिरी 5 टी20 मुकाबलों में अगर आप देखें तो 2 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने मैचेस जीते हैं, जहां पर स्पिन को 30 विकेटें मिली हैं, 13 पहली इनिंग में, 17 सेकंड इनिंग के अंदर, और पेस को मिली है 33 विकेटें, 13 पहली इनिंग में, 20 सेकंड इनिंग में। और ये जो विकेटों के आंकड़े आप देख पा रहे होंगे, निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा काफी हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी आपको दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 मुकाबले तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, लेकिन यहां पर सेकंड इनिंग में देखेंगे ना तो स्पिन को भी ज्यादा विकेटें मिली हैं, पेस को भी ज्यादा विकेटें मिली हैं। इसका रीजन ये है कि नतीजा भले ही फील्डिंग पहले करने वाली टीमों के पक्ष में ज्यादा हो, जहां पर अगर आप देखें तो 250 का स्कोर डिफेंड हो गया था, यहां पर टीकेआर की टीम ने मैच को जीता था, लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 206 के स्कोर तक पहुंची थी और उसके बावजूद 44 रन से हार गई। यहां पर देखेंगे तो 201 का स्कोर सेंट लूसिया की टीम ने काफी आसानी से 5 विकेट के डिफरेंस से यहां पर चेज करके जीता था, जबकि पावर प्ले में ही इनके 4 विकेटें गिर गई थी। और उसके बाद यहां पर देखेंगे तो 266 का इतना बड़ा स्कोर वो तो चेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता ही है, लेकिन फिर भी 226 के स्कोर तक पहुंची सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम। और यहां पर देखें तो विकेटें पहली इनिंग में 7, सेकंड इनिंग में 10, यहां पर 4, यहां पर 8, यहां पर 3, यहां पर 5, यानी कि सेकंड इनिंग में विकेटें इन आखिरी के 3 मैचेस में, जहां पर 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, इसी वजह से सेकंड इनिंग में चूंकि ज्यादातर विकेटें गिरी है ना, तो ये विकेटों की संख्या भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। इवन आखिरी के 2 मैचेस में भी देखें, जहां पर 153 का स्कोर, निश्चित तौर पर ऐसी पिचेस पर तो चेज होना ही था, यहां पर देखेंगे तो 153 का स्कोर एक बार फिर से 2 ही विकेट के डिफरेंस से चेज हुआ। लेकिन एक चीज आप कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे कि सेकंड इनिंग के अंदर चाहे वो स्पिन की विकेटें तो निश्चित तौर पर बढ़ती ही हैं। यहां पर पहली इनिंग में 3 पेस को और 5 स्पिन को, सेकंड इनिंग के अंदर भी 3 पेस को और 5 स्पिन को। यहां पर देखेंगे तो फिर से स्पिन की विकेटों की संख्या सेकंड इनिंग में ज्यादा है कंपैरेटिवली, और यहां पर अगर आप देखें तो कोई विकेट नहीं है, यहां पर 4 विकेटें हैं सेकंड इनिंग के अंदर, यहां पर 6 विकेटें हैं, जो दिखाता है। और वेस्ट इंडीज के अंदर चूंकि ड्राई नेचर की पिचेस होती हैं, हार्ड पिच होती है, तो थोड़ी बहुत ग्रिप करना शुरू कर देती है सेकंड इनिंग के अंदर, लेकिन ये चीज होती तब है जब कई सारे मैचेस हो चुके हैं। जैसे ये तो सीपीएल के मैचेस यहाँ पर हुए थे 2024 के अंदर, तो पहला मैच अगर आप देखें तो 250 का स्कोर बन रहा था, 266 जैसा स्कोर बन रहा था, लेकिन आखिरी मैच आते आते 153 150 के अराउंड की स्कोरिंग यहाँ पर होने लगी। तो चूंकि ये पहला मैच होगा, और ये भी बता दूं इसी सीरीज के अंदर अगले तीनों मुकाबले जो खेले जाने वाले हैं वो इसी ग्राउंड पर खेले जाएंगे, लेकिन चूंकि ये पहला मैच है, पूरी तरह से फ्रेश पिच होगी, नतीजा फिर भी वही निकलेगा कि शायद सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेटें गिरें, लेकिन यहां पर आज के इस मैच में जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी, क्योंकि यहां पर जो पेस और बाउंस होगा और शुरुआत में जो सीम की मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि रात का मैच है, फ्लड लाइट्स के अंदर खेला जाएगा, तो उसका फायदा उठाने की कोई भी टीम कोशिश करती है। स्पेसिफिकली जैसा मैं आपको बता चुका हूं बार बार, क्योंकि यहां पर पहला मैच है और फ्रेश पिच होगी। जैसे कि आप आखिरी के 3 मैच, जो शुरुआती 3 मैचेस पिछले साल के हैं, उसमें अगर आप देखें तो काफी हद तक पहले सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों का एडवांटेज, यानी कि रन बनाने के मामले में काफी टीमें आगे रही हैं, काफी सारे रन बनते दिखाई पड़े। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं जहां पर शुरुआत में ही विकेट यहां पर मिलने के चांसेस गेंदबाजों के लिए होते हैं। बाकी एक्चुअली में पिच कैसी होगी, वेदर कैसा रहेगा, उसके बेसिस पर फाइनल टीम हमारी क्या बनेगी इस मौलिक की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम तो वहां पर दूंगा ही, तो उसके लिए जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल आइए बात करते हैं उस प्लेयर की जिसका नाम है आंद्रे रसेल, जो इसके पहले दोनों टी20 मैचेस में खेले, नंबर 7
7 पर बैटिंग की पिछले वाले मैच में, लेकिन अब आपको ये खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे और इनकी जहां पर उम्मीद पूरी है कि रोमारियो सेफर्ड सीधे प्लेइंग 11 में आएंगे। हालांकि इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड के अंदर तो मैथ्यू फोर्ड को रखा गया है, लेकिन पूरी उम्मीद है, 100% चांस है कि रोमारियो सेफर्ड इनके जहां पर प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि रसल को देखें ना, तो पहले मैच में उन्होंने 2 ओवर किए, दूसरे मैच में 1 ही ओवर किया, लेकिन यहां पर रोमारियो सेफर्ड अगर खेलेंगे तो ये आपको ज्यादा ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगे, पावर प्ले में भी और डेथ में भी। ये भी इनका एक रोल होता है और चूंकि बैटिंग में भी ये काफी हद तक नंबर 7 या नंबर 5 तक तो आ ही जाते हैं, तो उसमें भी चांसेस पूरे होते हैं कि रन बना करके दें। और आपको पता ही है, अभी रिसेंटली आरसीबी के लिए खेले थे, कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी, इसी वजह से कप्तान है, उस कप्तान के भी काफी अच्छे चॉइस बनेंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 तो आप देख ही पाएंगे, जिसमें अकील हुसैन, जेसन होल्डर, अलजारी जुजैफ और गुदाकेश मोती 4 मेन बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं, जिसमें बाकी के ओवर रोस्टन चेज और आंद्रे रसल कर रहे थे। फिलहाल अब आपको वहां पर वही ओवर्स यहां पर रोमारियो सेफर्ड करते दिखाई पड़ेंगे, जो कि प्लेइंग 11 में भी सीधे आते दिखाई पड़ेंगे। तो नाम भले उनका प्लेइंग 11 में लिखा था रसल का, लेकिन वो बताने के लिए सिर्फ कि वो कहां पर आए थे और उनके यहां पर आज कौन आएगा, वही समझाने के लिए चीजें आपके लिए थी। और उसके बाद आकर के अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरनेशनल टी20 में क्या परफॉर्मेंसेज नहीं है इन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की। इसके बाद रिसेंट फॉर्म देखें, जिसमें आपको मैं बता भी चुका हूं कि 2 मैचेस तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं इस सीरीज के अंदर, तो उसमें क्या परफॉर्मेंसेज आई है। तो ब्रेंडन किंग ने तो पिछले मैच कमाल की 51 की पारी खेली, उसके पहले भी 18 रन की एक पारी खेली थी, उसके पहले भी अगर आप देखें तो 16, 59, 10, 1, 8 और 19, यानी कि कंसिस्टेंसी वो आपको इनके साथ देखने को नहीं मिलती। तो स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे चॉइस है नहीं, लेकिन से होप जिन्होंने पहले वाले टी20 मैच में 55 बनाए, फिर सेकंड वाले मैच में केवल 9 रन बनाए, उसके पहले हालांकि देखें तो अच्छे फॉर्म में थे, तो कंसिस्टेंसी वाइज साई होप ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद सिमरन हेटमायर ने भी पिछले दोनों मैचेस में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, पहले मैच में 38 रन बनाए भी थे केवल 19 गेंद पर, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। हालांकि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो उतने सेफ नहीं है और शायद चले ना चले वो अलग बात है, और इवन इनका बैटिंग ऑर्डर भी क्लियर नहीं रहता कभी भी, तो इसी वजह से थोड़े से ये रिस्की हो जाते हैं। तो डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर आप जरूर पिक करिए। बाकी रोस्टन चेज निश्चित तौर पर ये भी एक बात ध्यान में रखने वाली कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। पहले मैच में इन्होंने नंबर 3 पर 60 रन बनाए थे, फिर दूसरे मैच में नंबर 4 पर आगे 16 रन बनाए। दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो ओवर्स ना के बराबर किए हैं, तो विकेटें तो मिली नहीं, लेकिन चूंकि आज के इस मैच में रोमारियो सेफर्ड जो ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, प्लेइंग 11 के अंदर अगर आ जाते हैं ना, तो रोस्टन चेज के ओवर्स आपको और भी कम होते दिखाई पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर उस कंडीशन में अगर रोस्टन चेज नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग नहीं कर रहे हैं रोमारियो सेफर्ड के खेलने के बाद, तो निश्चित तौर पर आप उनको अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, या अगर नंबर 3, 4 पर बैटिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लेके जा भी सकते हैं, क्योंकि बैटिंग वाइज काफी अच्छे फॉर्म में है। ये चीज आपको समझ करके चलनी है। बाकी रोमन पावेल हो गए, सरफेन रदरफोर्ड हो गए, रसल तो अब आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे नहीं, बाकी परफॉर्मेंस आपके सामने है ही। तो निश्चित तौर पर ये जो दोनों बैटर्स हैं ना, इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास हैं। स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने बेहतर है, फिट बैटरे भी नहीं, तो उसको हम छोड़ करके आएंगे जेसन होल्डर की तरफ, जिन्होंने अभी तक के 2 मैचेस में 3 विकेटें ले रखी हैं, और निश्चित तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन है एज ए बॉलिंग, जो कि इस टीम की तरफ से रहेंगे, जो बैटिंग भी करके देंगे। गुदाकेश मोती जिन्होंने 2 विकेट लिया था पहले मैच में, फिर सेकंड मैच में नहीं चले। हालांकि अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो इनको भी आप डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर पिक कर सकते हैं। बाकी अलजारी जुजैफ ने पहले दोनों टी20 मैचेस में 3 विकेटें चटकाई हैं, और ध्यान रखिएगा इन्होंने ना सिर्फ इस टी20 सीरीज में, इसके पहले टेस्ट सीरीज भी हुई थी, वहां पर भी अच्छा खासा परेशान किया था ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। बाकी अकील हुसैन तो कुछ खास कर नहीं पाए। बाकी रोमारियो सेफर्ड के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। मैथ्यू फोर्ड भी है टीम के अंदर, जो आंद्रे रसल के ही रिप्लेसमेंट हैं। हालांकि फॉर्म अगर आप इनका देखेंगे तो बहुत अच्छा है नहीं। बाकी नीचे के जो खिलाड़ी उसमें एमिन लेविस जो चोटिल चल रहे थे, इसी वजह से खेल भी नहीं पा रहे थे। अगर इनको मौका मिलता है तो कैसे ऑप्शन होंगे उसको भी देखेंगे आगे चल करके, जिसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हेड टू हेड के आंकड़े। और हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखते हैं ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ब्रेंडन किंग जो कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट दिखाई नहीं पड़ते किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेसिफिकली 5 मैच 162 रन है, 53 का हाईएस्ट स्कोर है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज भी 27 है, सेकंड इनिंग का भी 27 है, जो कि ओवरऑल एवरेज भी इनका वही है। तो बेहतर खेलते हैं जब ये सामने ऑस्ट्रेलियन टीम होती है। और वहीं पर साई होप की बात करें तो 4 मैच में केवल 80 रन है, उसमें ही 55 का एक हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि स्टिल अगर मैं बात करूं तो आज के इस मैच में ज्यादा भरोसेमंद कोई ऑप्शन है जिसको आप लेकर के जाना चाहेंगे तो सेफ तो रहेंगे साई होप, थोड़े से रिस्की रहेंगे वहां पर ब्रेंडन किंग। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों में से किसको लेकर के जाएं। सिमरन हेटमायर भी एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन होंगे, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। इनका बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलते हैं, अच्छे फॉर्म में भी हैं। और रोस्टन चेज का भी ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि नंबर 3 या 4 पर अगर बैटिंग कर रहे हैं तो ही इनको रखना है। 4 मैच पे 113 रन है, 60 का हाईएस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 2 विकेटें भी हैं। और बाकी रोमन पावेल और सरफेन रदरफोर्ड के आंकड़े आपके सामने हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छा ऑप्शन है नहीं, ग्रैंड लीग में ही आप इनको रोटेट करिए। बाकी रसेल तो खेलते दिखाई पड़ेंगे नहीं। बाकी होल्डर निश्चित तौर पर सीधे टीम में आएंगे। डेटा हालांकि बहुत ओवरऑल
अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं है। 8 मैच में 7 ही विकेट है, लेकिन स्टिल आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी गुदाकेश मोती के 2 मैच में 2 विकेट हैं, अल्जारी जोसेफ के 7 मैच में 11 विकेट हैं और ये बनता भी है टीम में इनको लेना। और रोमारियो सेफर्ट अगर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे तो 100% ये तो टीम में आएंगे ही। बाकी एविन लेविस मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल ये खेलते दिखाई पड़ेंगे। खेलते हैं तो आप इनके भी आंकड़े देख करके रखिए कि 4 में से 1 मैच तो काफी अच्छा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलरेडी खेल रखा है, तो आप चाहें तो उनको भी एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद इस मैदान पर खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंसेस देख लें तो इस मैदान पर खास करके अकील हुसैन के आंकड़े काफी बेहतर रहे हैं, तो एक और डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन यहां पर मिल जाते हैं। लेकिन कब? अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है, जिनके इसी मैदान पर अगर आप देखें तो 18 मैच में 20 विकेटें हैं। वहीं पर मैथ्यू फोर्ड इस मैदान पर चले नहीं, लेकिन इसी मैदान पर रोमारियो सेफर्ट के आंकड़े कमाल के हैं, जो कि 100% लगभग तय है कि इस मैदान पर ना सिर्फ आज के इस मैच में बल्कि अगले भी दोनों मैचेस में खेलते दिखाई पड़ेंगे। ऑलरेडी 15 मैचेस खेल करके 25 विकेट यहां पर ले चुके हैं। एमिल लेविस के आंकड़े भी यहां पर बहुत तगड़े हैं और इनका होम ग्राउंड भी है। लेकिन जो फिलहाल अगर आप प्लेइंग 11 से देखें तो इन दोनों के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि किसको लेकर के जाना है, कौन सेफ होगा, कौन रिस्की होगा। डेटा वो ब्रेंडन किंग को सजेस्ट करता है। बाकी सिमरन हेटमायर भी एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन होंगे। रोस्टन चेज अगर नंबर 3 या 4 पर खेल रहे हैं तो 100% हमारी टीम में रहेंगे। इनके आंकड़े इस मैदान पर तो कमाल के ही हैं, 39 का बैटिंग एवरेज है। रोमन पावेल, सरफेन के आंकड़े भी देखेंगे तो काफी ठीक ठाक हैं, लेकिन इनको ग्रैंड लीग के अंदर ही ट्राई करना है। बाकी रसेल तो खेलेंगे नहीं। और उसके साथ साथ जेसन होल्डर के 25 मैच में 21 विकेटें हैं। गुदाकेश मोती के आंकड़े इस मैदान पर बहुत ही जबरदस्त हैं। स्पेसिफिकली बॉलिंग सेकंड, 10 मैच में से 18 विकेटें जो उन्होंने चटकाई, उसमें से 15 विकेटें सेकंड इनिंग की बॉलिंग में हर 11वीं गेंद पर 1 विकेट मिली है, तो वहां पर आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो अल्जारी जोसेफ की भी 23 में 25 विकेटें हैं, तो निश्चित तौर पर ऑप्शंस तो जो थे वो आपने देखा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों ओपनर्स में से कोई भी एक ट्राई करना है, ये बात 100% पक्के तौर पर है। मैं यहां पर फिलहाल जाऊंगा साई होप के साथ, मैं यहां पर रोस्टन चेज के भी साथ जाऊंगा, लेकिन ये भी एक शर्त है कि वो नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करें। बाकी रोमारियो सेफर्ट आएंगे प्लेइंग इलेवन में तो ये भी टीम में रहेंगे। जेसन होल्डर को लेकर के भी कोई डाउट हमारे दिमाग में है नहीं। तो ये 4 प्लेयर जिसमें रोमारियो सेफर्ट, जेसन होल्डर, रोस्टन चेज और साई होप पक्के हो जाते हैं। आप चाहे तो ब्रेंडन किंग के साथ भी जा सकते हैं। और 5वें प्लेयर के तौर पर आपके ऑप्शन हैं, एक तो सिमरन हेटमायर का, आप इनके साथ चले जाइए जाना चाहें, या अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो गुदाकेश मोती, अकील हुसैन में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं। प्रेफर्ड ऑप्शन यहां पर होंगे गुदाकेश मोती। सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं 5वें प्लेयर के तौर पर। ये डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग या बैटिंग है, उसके हिसाब से चीजें आप तय करिएगा। बाकी इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखा तो वेस्ट इंडियन बैटर सामने हैं, तो निश्चित तौर पर स्पिन खेलने को लेकर के इनको दिक्कत होती है, चाहे वो लेग स्पिनर हो, चाहे वो कोई ऑफ स्पिनर भी इनको परेशान करता है। पिछले मैच में तो मैक्सवेल ने ही साई होप को आउट कर दिया था। बाकी लेग स्पिन के खिलाफ इनके आंकड़े तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा खराब हैं। और उसके बाद ब्रेंडन किंग की बात करें, और ये मिच ओवेन पर भी एक बार आउट हो चुके हैं इसी सीरीज में। इसके बाद ब्रेंडन किंग की बात करें तो ये एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर फंसते हैं। जंपा ने इनको ऑलरेडी 2 बार आउट कर रखा है, कूपर कॉर्नेली ने भी इनको 1 बार आउट कर रखा है। और इस सीरीज में दोनों मुकाबले जो हुए हैं ना, दोनों स्पिन बॉलिंग पर आउट हैं, एक बार जंपा पर, एक बार कूपर कॉर्नेली पर। इसके बाद सिमरन हेटमायर हैं, ये भी मैक्सवेल और नेथन एलिस पर एक बार इसी सीरीज में आउट हो चुके हैं। हमारा लेग स्पिन बॉलिंग भी इनको परेशान करती है। सिमिलर चीजें जिसमें बेन डॉर्सुइस भी आ जाते हैं गेम में। एडम जंपा तो रहेंगे ही गेम में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग रहेगी ही गेम में वेस्ट इंडियन बैटर्स के खिलाफ। तो ओवरऑल सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ दिक्कतें तो इनको होती हैं, जिसमें कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स हैं, जैसे शॉन एबर्ट हो गए, एरन हार्डी हो गए, नेथन एलिस, जंपा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए। उनका भी अलग अलग से डेटा यहाँ पर दे रखा है, उसको भी देख करके आप चीजें समझ सकते हैं। और उसमें स्पेसिफिकली वैसे बॉलर भी जो नकल बॉल है या चेंज ऑफ पेस काफी अच्छी करते हैं, वो भी गेम में बने रहते हैं हमेशा वेस्ट इंडियन बैटर्स के खिलाफ, क्योंकि वो पावर गेम खेलते हैं, पावर हिटिंग करते हैं। तो वेस्ट इंडीज को समझ लेने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ आए, जहां से मिचेल मार्श के साथ पिछले वाले मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने ओपन कर दिया था। इसके बाद जोश इंग्लिश नंबर 3 पर आए, कैमरन ग्रीन नंबर 4 पर आए। बाकी टीम डेविड है, मिच ओवेन है, कूपर कॉर्नेली है, बेन डॉर्सुइस है, नेथन एलिस, जंपा और मैट कूनेमान है। मैट कूनेमान जिन्होंने पिछले वाले मैच में डेब्यू किया, 4 ओवर करे, अच्छे मैच इनका गया नहीं, काफी महंगे भी साबित हुए, और पावर प्ले में ही 3 ओवर कर दिए थे। उसके बाद बेन डॉर्सुइस ने 4 ओवर किया था, 1 विकेट लिया था। नेथन एलिस भी 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, जंपा के भी 4 ओवर आएंगे। तो ये बात तो पक्की तौर पर है कि एलिस, डॉर्सुइस और जंपा ये 3 मेन बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल निश्चित तौर पर आपको पिछले मैच में तो 2 ओवर करे, दोनों ओवर में विकेट लेकर के गए, तो पार्ट टाइमर के तौर पर बेस्ट ऑप्शन वो होंगे। बाकी देखना पड़ेगा कूनेमान को ही खिलाते हैं या शॉन एबर्ट को मौका मिलता है या जेवियर बार्टलेट खेलेंगे, ये चीज डिपेंड करेगा। प्लेइंग 11 आने के बाद चीज हमको पता चलेगी। बाकी
करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, इसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कि वैसे भी 2 मुकाबले सीरीज के हो चुके हैं। इसके बाद आपके सामने है रीसेंट फॉर्म के आंकड़े, और 2 मुकाबले खेल करके दोनों मैचेस ये टीम जीत ही चुकी है। और उन दोनों मैचेस में जो जीते इन्होंने, मिचेल मार्श ने 21 और 24 रन की 2 अच्छा स्टार्ट लिया, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, स्टिल एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। और ये भी बता दूं कि मिचेल मार्श अब अपने आगे के करियर में कभी शायद ही बॉलिंग करते दिखाई पड़े। इन्होंने खुद भी बोल दिया है कि इन्होंने अपना करियर एक्सटेंड करना है, इसी वजह से बॉलिंग छोड़ भी रहे। और इवन कैमरन ग्रीन भी आपको बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो वो सपने तो छोड़ दीजिए कि बॉलिंग करके विकेटें भी निकाल करके देंगे दोनों, तो वो चीज आपको होती दिखाई नहीं पड़ेगी। हालांकि ओवरऑल मार्स भी अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग फॉर्म में, और कैमरन ग्रीन तो गजब के ही फॉर्म में है। पिछले मैच में जिस तरीके के शॉट्स इन्होंने खेले, वो दिखा दिया कि बहुत कमाल के टच में है, इनको सीधे आप कप्तान भी बना सकते हैं। और वैसे भी दोनों टी20 मैच में 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, पिछले मैच में नॉट आउट थे। इंग्लिश भी पिछले मैच में जो इसके पहले भी दिखा रहे थे 18, 39, 38 की पारियों में कि टच तो बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि पिछले मैच में उन्होंने कर दिया 78 रन की पारी खेल करके। और मैक्सवेल तो निश्चित तौर पर कहीं पर भी बैटिंग करें, इनको हटाना टीम से वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा रिस्की रहेगा आपके लिए। आप सीधे हार भी सकते हैं वन साइडेड। तो ये टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ी अगर मैक्सवेल ओपन करते हैं तो भी, नीचे आते हैं तो भी बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी टीम डेविड उस कंडीशन में स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने बेहतर ऑप्शन नहीं रह जाते। हालांकि नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे हैं, तो पहली इनिंग की बैटिंग है, तो ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मिच ओवेन को लेकर के भी वही दिक्कत है, एक ओवर ही अभी तक बॉलिंग करते दिखाई पड़े, पहले मैच में तो हाफ सेंचुरी भी थी, तो इनको ले या ना ले वो एक कंफ्यूजन है जरूर। लेकिन मैं जहां तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज के इस मैच में ना पहली इनिंग की बॉलिंग है, तब तो मिच ओवेन को आप 100% लेकर के जाइएगा, क्योंकि तब मुझे लगता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो इनको प्रेफरेंस तौर पर ज्यादा बॉलिंग मिल सकती है। सेकंड इनिंग में शायद स्पिनर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी कूपर कॉर्नवेल ने भी अभी तक के 2 मैचेस में ज्यादा मौके तो नहीं मिले, फिर भी पहले मैच में 1 विकेट ले लिया था। बेन डॉर्सुस ने अभी तक के 2 मैचेस में 4 विकेटें ले ली हैं, 3 विकेटें एलिस ने ले ली हैं, दोनों बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन तौर पर साबित हुए। जंपा, इनको तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। और बाकी प्लेयर्स में से जैसा मैंने को कहा था कि अगर सीन अबॉट खेलते हैं तो ये कोनेमान को पिछले मैच में मौका मिला था, बाटलेट हैं, एरन हार्डी हैं, तो किसको मौका मिलेगा वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें ना, तो पीछे जो वेस्ट इंडीज की टीम थी, उधर से 4 से 5 प्लेयर पक्के तौर पर आ रहे थे, और इधर भी अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर 6 से 7 प्लेयर आपको मिल ही जाते हैं। तो टीम बनाना काफी हद तक यहीं से आते आते क्लियर हो चुका है कि कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे वो हो ग्लेन मैक्सवेल, जिनके 8 मैच में 211 रन, 3 विकेटें भी हैं। मिचेल मार्श के तो 12 मैच में 382 रन है, 8 विकेट थे, लेकिन अब तो बॉलिंग करेंगे नहीं। इंग्लिश के भी पिछले मैच के बाद आंकड़े खतरनाक हो चुके हैं। कैमरन ग्रीन तो निश्चित तौर पर बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगा करके, ये चारों के चारों टॉप ऑर्डर जो प्लेयर्स हैं ना, इनको आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन चारों को लेकर के जा रहे हैं, तो जो ये मिच ओवेन आ जाते हैं, टीम डेविड आ जाते हैं, कूपर कॉर्नवेल आ जाते हैं, इनको लेकर के जा पाना तब काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप स्पिनर को प्रेफर कर सकते हैं, किसी एक आध ग्रैंड लीग की टीम में कूपर कॉर्नवेल को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, मिच ओवेन को सीधा टीम में लेकर के जा सकते हैं, मैक्सवेल की जगह पर भी ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की होगा। बाकी डॉर्सुइस के 2 मैच में 4 विकेट है, एलिस के 2 मैच में 3 विकेट है, जंपा के 13 मैच में 14 विकेट है, इन तीनों को तो हम मिस कर भी नहीं सकते। बाकी जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर बाटलेट खेलते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं बेन डॉर्सुइस के ऊपर उनको। बाकी किसकी जगह पर खेलेंगे अगर खेलेंगे तो वो भी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसीजन वो तो टॉस के बाद ही हो पाएगा। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने हैं तो इस बसेटियर के मैदान पर, जो वार्नर पार्क के नाम से जाना जाता है, टीम डेविड ने ऑलरेडी 11 मैचेस यहाँ पर खेल रखे हैं, 288 रन है, 36 का एवरेज है, विकेट कोई नहीं है। और इसी वजह से पहले ही पेज पर आपको इनको कप्तान के रूप में एक सजेशन दिया गया था, तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको ग्रैंड लीग की कई सारी टीमों में। बाकी यहाँ पर जंपा भी 3 मैच खेल चुके हैं, 4 विकेट ले चुके हैं, बाकी कोई प्लेयर यहाँ पर खेला है नहीं। तो इन प्लेयरों का जो डेटा था वो तो आपने यहाँ पर देखा, लेकिन उसको भी देखने के बाद एक और जो चीज हमको देखनी होती है, प्लेयर बैटल, और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का प्लेयर बैटल खास करके, उसको अगर आप देखें तो मिचेल मार्श जो है जोसेफ की गेंदों पर 15 गेंद पर 22 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। तो इनके खिलाफ एक अल्जारे जोसेफ एक तगड़ा थ्रेट है। बाकी लोगों को तो उन्होंने जम के पीटा है, चाहे वो रसेल हो चाहे वो अकील हुसैन हो। रसेल तो अब खेलेंगे भी नहीं, 4 बार आउट हो चुके हैं मिचेल मार्श अल्जारे जोसेफ पर, और उसमें से दोनों बार पिछले दोनों मैच में जोसेफ ने आउट किया इनको। और उसके बाद मैक्सवेल की बात करें तो ये फंसते हैं गुदा केस मोती पर, जेसन होल्डर पर, रोमारियो सेफर्ट पर, और स्पेसिफिकली कोई भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग वो इनको दिक्कत देती है। बाकी कैमरन ग्रीन ये बेहतर खेलते गए अभी तक लगभग सभी बॉलर को, अल्जारी ने इनको भी फंसाया हुआ है 21 गेंद पर 2 बार आउट करके। बाकी जो इंग्लिश ये 1 बार आउट हो चुके हैं, रोस्टन चेस पर 2 बार आउट हो चुके हैं, यहाँ पर होल्डर पर 1 बार, अकील हुसैन पर, तो यही तीनों बॉलर हैं जो इनको परेशान करते हैं। और उसके बाद बात करें टीम डेविड की, जैक फ्रेजर मैकगर की और मिच ओवेन की, तो उनका भी डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद ये तो पता चल रहा है
कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट है, तो कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन इसी वजह से आपको दोनों ऑस्ट्रेलियन ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंशियल नाम हैं जैसे ग्लेन मैक्सवेल हो गए या मिच ओवेन हो गए। मिच ओवेन जैसा पहली इनिंग की बॉलिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है तो ही, और बाकी साई होप तो रहेंगे ही। लेकिन एक और नाम जो आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ, रोमारियो सेफर्ड और टीम डेविड, दो और नाम हैं जिनको आप रोटेट करके ग्रैंड लीग की टीमों में कप्तान है कप्तान बना सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये टीम बना करके सेव कर लीजिए, जिसमें तीनों ऑलराउंडर हैं। रसेल अब खेलेंगे नहीं तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। बाकी 3 बैटर, 1 विकेट कीपर और 4 बॉलर। बाकी डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी, उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे और जो भी पिच रिपोर्ट होगा और जो भी फाइनल टीम बनेगी मेरी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। बाकी चीजें ऑप्शनल्स हैं, आप करना चाहें तो करें, वरना स्किप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म। चलते हैं, नमस्कार।